आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखाऊंगा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये है कि प्रूव करो कि √3 या कोई भी रूट में नंबर हो उसको प्रूव करवाता है कि वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर दो मेथड से प्रूव किए जा सकते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब वो मेथड जिस मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे 8th क्लास में, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो उस मेथड से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है। तो ये डेफिनेशन इरेशनल नंबर की होती है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बड़ा आसान है करना। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो आती है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मेरा इसलिए सबसे ज्यादा फेवरेट है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है हम वो नहीं मानते हैं, हमें जो नहीं प्रूव करना पहले वो मानते हैं, फिर हम अपने आप को गलत साबित करते हैं कि जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब जो बोल रखा है वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। हमें ये प्रूव करना है, सही है ना, हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि हम पहले मानेंगे कि ये जो √3 है वो रेशनल है। हमने पहले माना कि √3 जो है वो रेशनल है। अब अगर √3 रेशनल है तो वो सारे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दें कि वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड ना करें, इसका मतलब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो रेशनल नहीं होगा, तो बचा क्या, इरेशनल। तो ये कुछ मेथड हम लगाएंगे, तो आओ सीखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे एंड लगा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि √3 हमने रेशनल नंबर मान लिया, इज रेशनल नंबर। अब अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पढ़ा हुआ है आपने। तो हम लिखेंगे सो √3 इज इक्वल्स टू P/Q। अच्छा, आपको मालूम है ये सारी बातें पुरानी है, कहने का मतलब 8th की है, 9th की है, वेयर P and Q are co-prime, P and Q are co-prime and Q is not equal to 0। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में आएगा, और अगर P/Q की फॉर्म में आएगा तो एक बात कही जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की कि P और Q दोनों कोप्राइम होते हैं। अब ये कोप्राइम क्या है? कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, केवल 1। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 15 के फैक्टर्स निकालता हूं तो कुछ ऐसे आएंगे, और अगर मैं यहाँ पे 14 के फैक्टर्स निकालता हूं तो कुछ ऐसे आएंगे। इन दो इसके फैक्टर्स में और इसके फैक्टर्स में जो कॉमन है वो केवल 1 है। तो वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं, मतलब ये कोप्राइम है। बात क्लियर है? इसका मतलब P और Q जो है वो कोप्राइम है, मतलब इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात आ गई। अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि भैया नहीं, इसका एक के अलावा एक और फैक्टर है, तो अगर एक के अलावा एक और फैक्टर है तो इसके दो कॉमन फैक्टर हो गए, और अगर ये दो कॉमन फैक्टर हो तो ये कोप्राइम नहीं होगा, ये कोप्राइम नहीं होगा तो ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा तो ये रेशनल होगा। सही है ना? तो ये सब करने वाले हैं। मैंने आपको जो पूरी स्टोरी है वो पहले ही बता दी, तो आओ करते हैं, अब समझने में मजा आएगा। तो देखो, हम स्टार्टिंग करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p अपॉन q का स्क्वायर, 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर में मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, aq स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अच्छा, मैं q स्क्वायर को यहां ले आया तो 3 को वापस वहां ले जा सकता हूं। अब इसको जरा ध्यान से देखने वाली बात है। देखो, कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर हमारा q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, जो क्या आंसर दे रहा है q स्क्वायर। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 लिखूंगा, तो ये क्या शो करता है कि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो 6 3 से डिवाइड होकर 2 आंसर हमें दे रहा है। क्लियर है? ऐसे ही p स्क्वायर 3 से डिवाइड होकर q स्क्वायर हमें आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब एक सिंपल सी बात है यार, 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 का जो स्क्वायर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। या मैं उल्टा कह दूं, ये 36 3 से डिविजिबल है तो 36 जिसका स्क्वायर है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब p भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना? इसे मान लेते हैं फर्स्ट। मैंने जो स्टार्टिंग में स्टोरी बताई कि हम इसके एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो देखो p का तो निकाल लिया, q का और चाहिए। अब एक बात बताओ, p 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब p जो है वो 3 के टेबल में आता है। p 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब p जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो अगर p 3 के टेबल में आता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, p अगर 3 के टेबल में आता है तो मैं ये लिख सकता हूं ना, नाउ p इज इक्वल्स टू 3c। भाई p 3 के टेबल में आता है, मुझे पता है क्या कितनी बार आता है, किसी को नहीं पता। तो मान लिया कि c बार आता है p के 3 के टेबल में, 3 के टेबल में p c बार आता है। c क्या है? c कोई भी कांस्टेंट है। where c is any constant। अब अगर p 3 के टेबल में c बार आता है तो मतलब एक कांस्टेंट। अब देखिए, अब यहां पर भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अब इधर अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर में पुट कर सकता हूं, सही है? यहां पे आप फर्स्ट डाल दीजिएगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर आ गया। अब मैं 3 को यहां ले जा सकता हूं। अब इसका मतलब भी साफ है कि q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तभी वो डिवाइड होकर आंसर में c स्क्वायर दे रहा है। तो आई कैन राइट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q is divisible by 3। सही है? इतना नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। अब अगर इतना आपने उतार लिया है तो आगे करते हैं। जगह कम है तो थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि p और q 3 से भी डिविजिबल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, it is clear that
P and Q both are divisible by 3। तो इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि P और Q दोनों 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमने तो ये बोला था कि P और Q का केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब को प्राइम होगा, लेकिन यह तो 3 भी निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत था। भाई अगर वो रेशनल नंबर तभी तो होगा ना कि जब वो को प्राइम होगा, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी आ रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे हम, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that P and Q are co-prime numbers, that is they have no common factor other than 1। So our assumption is wrong। Hence √3 is an irrational number। ये लाइनें लिखना बड़ी जरूरी है सर, टीचर को समझाने के लिए कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं। मैंने ये लिखा है कि हमने ये प्रूव किया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने ये प्रूव किया कि P और Q दोनों 3 से डिविजिबल है। इसका और हमने माना ये था कि दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा 1 के अलावा। हमने माना था दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा 1 के अलावा, और हम ही प्रूव कर रहे हैं कि उसका भैया एक और कॉमन फैक्टर है। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे फैक्ट को कि P और Q को प्राइम नंबर है, इसका मतलब उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इस बात को गलत साबित कर रहा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, हम गलत थे कि वो रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल। तो हमने प्रूव कर दिया कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं √5, √7, √11, आप सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से इसी तरीके से कर सकते हो। स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।